आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए। कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयाँ उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नज़रों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुकी थी और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज़ आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी तरफ ही आ रही थी, पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने टॉर्च जला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी
जंजीरों से बंधी हुई, जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगे, पर कमजोरी की वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाई। वो रहस्यमयी आवाज़ शायद इन्हीं की थी। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और उन्हें फ़ौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी और उन महिला को फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था। सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे, जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे, अजीब से, किसी अंधेरी जगह के। और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे, जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस बुरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे, उन दोनों का पीछा करते हुए। पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुँचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था, इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी,
जिस कारण उन दोनों को जेल हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार ज़रूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक़ था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई। फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए। कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहाँ घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हों। चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आई
और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस के जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हों। अचानक कब्रों में से भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज़ सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश दो भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीज़ें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था।